बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट लेक्चर में हमने बात की कि हमारे पास जो है वो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या चीज़ है, बिज़नेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी में हम क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फिर हमने कोर्स आउटलाइन डिस्कस की। जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में जो हमने बात की, हमने कोर्स ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे कि जो हमारे पास स्ट्रेटजिक बिजनेस पॉलिसी एंड मैनेजमेंट है उसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आउटकम इस कोर्स की क्या होगी, आपकी लर्निंग आउटकम इस कोर्स की क्या होगी। हम आपको ट्रीट करते हैं बीइंग अ मैनेजर्स, और मैनेजर का जो बेसिक रोल है एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग के अंदर या स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कोर्स में हमने कोशिश करेंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको तमाम चीज़ें बताएं और डिलीवर करें जो कि आपको एक अच्छा मैनेजर बनाने के लिए और डिसीजन मेकिंग में आपके लिए वो हेल्पफुल साबित हो सके। हमने कोर्स आउटलाइन डिस्कस की, काफ़ी डिटेल डिस्कशन हमारी हुई कोर्स आउटलाइन के ऊपर, और वो तमाम टॉपिक जो कोर्स आउटलाइन में हमने डिस्कस किए हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में उन तमाम टॉपिक्स को कवर करेंगे। ग्रेडिंग स्कीम हमने बताई, मैं उसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कुछ लोग अगर नहीं लास्ट लेक्चर देख सके तो। हमारे पास जो है ग्रेडिंग स्कीम के अंदर आपके पास टोटल नंबर जो है वो 100 हैं। इसके अंदर हमारे पास जो 50 मार्क्स हैं वो हमारे पास इंटरनल हैं, और 50 जो हमारे पास हैं वो फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स हैं। जो 50 इंटरनल हमारे पास ग्रेडिंग है इसको हमने 5 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। आपके पास जो 10 मार्क्स के हैं वो हमारे पास असाइनमेंट्स हैं। इसी तरह से 10 मार्क्स के आपके क्विज़ेस हैं। 5 जो हमारे पास मार्क्स हैं वो हमारे पास ग्रेडेड डिस्कशंस के हैं। आपको डिस्कशंस दी जाएंगी, आप ग्रुप्स में वो डिस्कशंस करेंगे, ट्यूटर्स आपको फैसिलिटेट करेंगे वो डिस्कशंस करवाने में, उसके आपके पास 5 मार्क्स होंगे। देन हमारे पास फर्स्ट सेशनल होगा, जो भी हम 6 वीक्स के अंदर कवर करेंगे वो आपका फर्स्ट सेशनल का पार्ट होगा। फर्स्ट सेशनल के जो आपके पास मार्क्स हैं वो हैं 10। इस तरह फिर हमारे पास जो है वो सेकंड सेशनल है, सेकंड सेशनल के जो हमारे पास मार्क्स हैं वो हैं 15। तो ये टोटल मिलाकर आपके पास जो है वो 50 नंबर बनेंगे आपके इंटरनल एग्ज़ाम्स के। इसके अंदर आपके पास असाइनमेंट, क्विज़ेस, ग्रेडेड डिस्कशंस, आपका सेक्शन नंबर 1 और आपका सेक्शन नंबर 2, ये तमाम मिला के आपके 50 ग्रेड बनेंगे। और इसके अलावा फिर फाइनल एग्ज़ाम में आपको 50 नंबर का पेपर दिया जाएगा। तमाम 100 आपके जो टोटल नंबर हैं, 100 में से आपके जो पासिंग मार्क्स हैं वो 50 हैं। तो इसलिए आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने 50 नहीं लेने, आपने 60, 70, आप अपने ग्रेड को इम्प्रूव करें, 80s, 90s में अपने ग्रेड को आप रखें। जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो रोज़ाना रिवाइज़ करें। अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो ट्विटर से डिस्कस करें। बुक्स जो आप लोगों को रिकमेंड की गई हैं इस कोर्स के लिए, मैंने आपको जो बुक रिकमेंड की है वो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड केसेस, फ्रेड आर डेविड की। इनके जो पब्लिशर हैं बुक के वो हमारे पास हैं प्रेंटिस हॉल के, पियर्सन प्रेंटिस हॉल, मार्केट्स में इजी अवेलेबल हैं। आपसे बुक्स लें। बुक्स के अंदर आपको लेक्चर्स में तो आपको जो हैं वो की पॉइंट्स डिस्कस किए जाते हैं, डिटेल्स भी बताई जाती हैं, लेकिन बुक्स के अंदर जो एक्चुअल में केस स्टडीज़ दी गई हैं आप उन केस स्टडीज़ पर फोकस करें और आपको समझने में ज़्यादा जो है वो आसानी रहेगी। फिर हमने बात की कि व्हाट इज़ बिज़नेस स्ट्रेटजी। हमने बिज़नेस स्ट्रेटजी की जो है वो डेफिनेशन दी कि हमारे पास बिज़नेस स्ट्रेटजी क्या है। डेफिनेशन के अंदर हमने मेन पॉइंट्स डिस्कस किए कि हमारे पास ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक दफ़ा डिसीजन लेने से ख़त्म नहीं होता, बल्कि हमारे पास जो है वो टाइम के साथ साथ आपको डिसीजन जो है वो चेंज करने पड़ते हैं। मैनेजरियल डिसीजन चेंज क्यों होंगे? क्योंकि आपके पास मार्केट सिचुएशन जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती। इसके अलावा जो आपके पास गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी कभी कांस्टेंट नहीं रहती, और वो कंपनीज़ जो कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाती हैं या जो आउटसोर्सिंग करती हैं या जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बिज़नेस में होते हैं लोग, उनके लिए तो कंट्री के अलावा जो जिस मुल्क में वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके रूल्स रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल WTO के आने से काफ़ी सारे आपके पास ISO के जो रूल्स हैं वो इम्प्लीमेंट हुए, और कंपनीज़ को जो है अपने ना सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी बल्कि अपने प्रोसेस की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करने के लिए काम करना पड़ा। तो WTO एक एक्सटर्नल फोर्स था जिसने कंपनीज़ को फोर्स किया कि वो अपने इंटरनल प्रोसेस की क्वालिटी और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड इन्हांस करें।
तो हमारे पास इस तरह के इश्यूज़ और भी हमारे पास आते रहते हैं जो कि आपके पास मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम का बाइस बनते हैं, और मैनेजर्स को जो है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजीज़ को जो है वो रिवाइज करना पड़ता है, रीविज़िट करना पड़ता है। तो हमने बात की हमारे पास स्ट्रेटजिक जो मैनेजमेंट है, जो हमारे पास स्ट्रेटजिक बिजनेस पॉलिसी और मैनेजमेंट जो हमारे पास हैं, इसके हमारे पास कितने फेजेस हैं। हमने डिटेल डिस्कशन की अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर कि हमारे पास जो बिज़नेस स्ट्रेटजी है और जो पॉलिसी है, इसके 3 मेन फेजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया हमारे पास जो है वो है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन। स्ट्रेटजी फार्मूलेशन के अंदर जो है वो स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं, बनाने वाले कौन होते हैं ये हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। जो पॉलिसीज़ आपके डिज़ाइन करते हैं वो आपके टॉप मैनेजमेंट होती है, सीईओज़ होते हैं। अगर आपका अपना पर्सनल बिजनेस है तो एंटरप्रेन्योर जिसने वो बिज़नेस लॉन्च किया वो उसके मेन डिसीजन मेकर्स होते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो डीन होता है या वाइस चांसलर होता है, इन तमाम को डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, और ये स्ट्रेटजी फार्मूलेशन के पार्ट के अंदर जो है वो एक की रोल जो है वो अदा करते हैं। सेकंड जो हमारे पास फेज था बिजनेस स्ट्रेटजी का, वो हमारे पास है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कौन करता है, किस किस जगह पर स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की जाती है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या पूरी की जा रही हैं या नहीं की जा रही। हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सबसे की इशू है वो है HR कॉम्पिटेंसी। जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है जो स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने जा रहा है, वेदर उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इन पॉलिसीज़ को जो आपने बनाई हैं, जो स्ट्रेटजीज़ आपने बनाई हैं, उनको इम्प्लीमेंट कर सके। क्या आपके HR के पास नॉलेज है उन तमाम पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ के बारे में कि वो इजी तरीके से आराम से जो है एक प्लान्ड वे के साथ उन तमाम स्ट्रेटजीज़ को जो है इम्प्लीमेंट करवा सकें अपने ह्यूमन रिसोर्स के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो हमने डिस्कस की HR के हवाले से, आपके पास जो है HR की जो पॉलिसीज़ हैं, HR की जो हायरिंग है, सिलेक्शन प्रोसेस है, जॉब एनालिसिस है, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के फेज़ के अंदर। लास्ट स्लाइड के अंदर हमने एक डिटेल डायग्राम दी, सेकंड लास्ट स्लाइड में, जिसको आप देख सकते हैं, और उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये एक कनेक्टेड प्रोसेस है। स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, एंड देन द थर्ड फेज इज स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन। स्ट्रेटजी इवैल्यूएशन में हम कंट्रोल करते हैं, मॉनिटर करते हैं उन तमाम एक्टिविटीज़ को जो हमने स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने के दौरान हमने की। हमने स्ट्रेटजी बनाई, हमने इम्प्लीमेंट करवाई, अब जो स्ट्रेटजी हमने इम्प्लीमेंट की हम उसकी एवेल्यूएशन, उसकी मॉनिटरिंग, उसको कंट्रोल करते हैं अपने लास्ट फेज़ के अंदर। अगर हम देखते हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रेटजी बेहतर तरीके से काम नहीं कर रही तो हम उसको रीविज़िट करते हैं, अपनी स्ट्रेटजी को हम रीविज़िट करके उसके अंदर जो मॉडिफिकेशंस हैं वो हम मॉडिफिकेशंस करते हैं, और उन मॉडिफिकेशंस के बाद हमारी कोशिश ये होती है कि हम दोबारा से उनको मार्केट के अंदर लॉन्च करें। जिस तरह हमने बात की कि हमारे पास जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके जो फोर्सेस हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है एनवायरमेंटल फोर्सेस हैं, गवर्नमेंटल फोर्सेस हैं, हमारे पास गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं वो वाली रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमारे पास हैं, या कोई गवर्नमेंट ने किसी चीज़ पे सब्सिडी दे दी, तो हमारे पास ये एक फोर्स है जो कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेसेस को डिस्टर्ब करता है, और जो ऑर्गेनाइजेशन ने स्ट्रेटजीज बनाई हैं उनको भी जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। तो हम ये एवोल्यूशन और कंट्रोल के दरमियान, मॉनिटरिंग के दरमियान हम इन तमाम इश्यूज़ को जो हैं वो एड्रेस करते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम दोबारा से जो है उसको कनेक्ट करते हैं अपने इनिशियल फेज, दैट इज़ स्ट्रेटजी फार्मूलेशन, एंड देन स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन, एंड द थर्ड वन इज स्ट्रेटजी हमारे पास जो है वो है एवेल्यूएशन। ठीक है। अब जो हम इस लेक्चर में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो आज हमारा लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है वो बिज़नेस पॉलिसी की नेचर क्या है, जो बिज़नेस स्ट्रेटजी हमारे पास है इसकी नेचर क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे पास जो इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक बिजनेस मेकिंग, जो स्ट्रेटजिक बिजनेस मेकिंग है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसके अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबलाइजेशन, के ग्लोबलाइजेशन का इशू जो है हमारे पास एक
नया नहीं है, अब तो काफ़ी पुरानी बात हो चुकी है। ग्लोबलाइजेशन हमारे पास जो है, दुनिया अब जो है ग्लोबल विलेज है। आप अपना बिजनेस यहाँ भी कर सकते हैं और बाकी भी किसी मुल्क में आप कर सकते हैं। आजकल इंटरनेट का दौर है, सो वी शुड डिस्कस अबाउट द ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का इम्पैक्ट जो है वो स्ट्रेटजिक बिजनेस पॉलिसी के ऊपर क्या आता है, और एक अच्छा प्लानर या एक जो स्ट्रेटजिस्ट है वो किस तरह से इन तमाम चीज़ों को जो है वो लिंक करता है और कवर करता है। फिर हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो हमारे पास की टर्म्स हैं बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी के अंदर। फॉर एग्जांपल अडॉप्टिंग द चेंज, जो हमारे पास चेंज है, जो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, जब हम एनवायरमेंटल स्क्रीनिंग करते हैं तो हम थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को सॉर्ट करते हैं। जो हमारे पास थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आपने अडॉप्ट करना है। फॉर एग्जांपल अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप उसको टाइमली अडॉप्ट कर लेते हैं तो वो आपके लिए एक अच्छा साबित होगी कि आप मार्केट में जो है वो कम्पिटिटिव एज जो है वो आप ले सकें। सो वी हैव टू लुक फॉर द अपॉर्चुनिटीज़, बट इफ़ यू हैव द अपॉर्चुनिटीज़ बट you don't have the internal capabilities to opt that opportunity, so it's again a big problem. So first of all, you have to train your human resource, you have to make yourself internally comfortable so that you can easily monitor and tackle that available opportunity. Same thing that we have to look for the threats in the market, कि जो हमारे पास मार्केट में थ्रेट्स हैं उनके साथ हम क्या करें, उनके साथ हम किस तरह से चीज़ों को देखें, या हमारे पास जो भी चीज़ें हैं थ्रेट्स हमारे पास जो है एक्सटर्नल फोर्सेस के अंदर होते हैं तो हमें ये चीज़ें देखनी है। सिमिलरली वी हैव टू लुक फॉर द इंटरनल स्ट्रेंथ्स, और हमें इंटरनल वीकनेसेस के ऊपर भी गौर करना है। एक अच्छा स्ट्रेटजिस्ट जो होता है वो स्ट्रेंथ्स को तो देख रहा होता है बट वीकनेसेस को क्या करते हैं वो साथ साथ इम्प्रूव करते हैं, ताकि अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो जाती है तो उस अपॉर्चुनिटी को वो टाइमली अवेल कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें हम जो हैं अडॉप्टिंग द चेंज में हम इसको डिस्कस करेंगे। देन वी शुड डिस्कस दैट व्हाट्स मेंट बाय द स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजी क्या होती है। देन वी डिस्कस अबाउट द विजन एंड मिशन स्टेटमेंट। देन वी डिस्कस अबाउट द स्वॉट एनालिसिस, कि स्वॉट एनालिसिस हमारे पास क्या चीज़ है, हम इसको जो है वो जो आज के लेक्चर में हम इन चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। सो वी शुड स्टार्ट विद द नेचर ऑफ बिजनेस, कि नेचर ऑफ बिजनेस हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन की तरफ जाएं तो हम इसे देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी डज नॉट एंड व्हेन द फर्म डिसाइड व्हाट स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजीज टू परस्यू। हमारे पास स्ट्रेटेजिक बिजनेस जो हमारे पास है, जो एक प्रोसेस है बिजनेस स्ट्रेटजी का, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, इसके अंदर हमारे पास टाइम टू टाइम चेंजेस आती रहती हैं। मार्केट इन्वायरमेंट में चेंज आ सकती है, हमारे पास पॉलिटिकल सिचुएशन में चेंज आ सकती है, कंट्री के जो आपके पास रूल्स रेगुलेशन जो लॉ है, जो लेजिस्लेशन है, वो जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर वो आपके पास आपके बिजनेस स्ट्रेटजीज को इफेक्ट कर सकते हैं। देन वी आई डिस्कस्ड अबाउट द WTO, जो हमारे पास ISO के तमाम रूल्स हैं वो आपके ऑर्गेनाइजेशन पे लग सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके प्रोसेस की क्वालिटी, सब चीज़ों को इन्हांस करते हैं। तो ये हमारे पास बिजनेस स्ट्रेटजी की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, इसको हम कभी भी कहीं पर भी मॉडिफाई कर सकते हैं। और हमारा जो मेन पर्पस है उसकी मॉडिफिकेशन का वो यही है कि हम जो मार्केट में चेंज आई है उसको हम एड्रेस करें, और एड्रेस करने के बाद हम दोबारा से अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको चेंज करें और हम उसको मार्केट में जाकर इम्प्लीमेंट कर दें। ठीक जी। तो जो हमारे पास इस तमाम प्रोसेस का जो मकसद है वो हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थॉट्स इनटू अ स्ट्रेटेजिक एक्शन। स्ट्रेटजिक थॉट्स जो हमारे पास हैं, एक्चुअल में हमारे पास जो हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो हमारे पास टॉप मैनेजमेंट है, वो अपनी स्ट्रेटजिक थॉट्स को जो है वो क्या करती है, कन्वर्ट करती है, उनको पेपर वर्क करने के बाद जो है स्ट्रेटजिक एक्शंस के अंदर कन्वर्ट करती है। स्ट्रेटजिक एक्शंस वो एक्शंस होते हैं जो कि स्ट्रेटजिक प्लान्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए लिए जाते हैं। स्ट्रेटजी जब हम बनाते हैं, टॉप मैनेजमेंट जब स्ट्रेटजी बनाती है तो वो इनके साथ साथ स्ट्रेटजी बनाने के साथ साथ उनको इम्प्लीमेंट करने के तरीके भी बताते हैं कि इस स्ट्रेटजी के लिए आप ये वाला जो है वो फ्रेमवर्क, ये रूल ऑफ एक्शन या ये स्ट्रेटजिक एक्शंस जो हैं वो आप यूज़ करेंगे ताकि आप स्ट्रेटजी को बेहतर तरीके से क्या कर सके, वो इम्प्लीमेंट कर सके। अब जो इसमें मेन की पॉइंट्स हैं, आपने जब ट्रांसलेशन करनी है, आपने जब इम्प्लीमेंटेशन करनी है,
आपने जब अपनी स्ट्रेटजिक डिसीजंस को स्ट्रेटजिक एक्शन प्लान्स में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है वो हमारे पास है मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। मैनेजमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस के बारे में वो बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो टॉप मैनेजमेंट है, जो आपके पास मिडिल मैनेजमेंट है, जो आपके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो आपके लोग हैं तमाम एचआर के, उनको मैनेजमेंट प्रोसेसेस के बारे में पता हो। अगर आपने अपने लेबर या आपने वर्कर्स हायर करने हैं तो आपको पता हो कि एचआर पॉलिसीज़ क्या होती हैं, एक एम्प्लॉय का जॉब डिज़ाइन क्या होता है, एम्प्लॉय की जॉब कमिटमेंट के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई की जा सकती हैं। एम्प्लॉयज़ को जब रोल दिया जाता है तो उस रोल का उसको प्रॉपरली पता होना चाहिए। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर एक अच्छा मैनेजर नहीं है और मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ नहीं है एक मैनेजर के अंदर, या एक अच्छा प्लानर नहीं है, तो क्या होगा कि वो एक वर्कर को हायर करने के बाद जिस जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक उसको हायर किया गया था उसको उसके अलावा कोई और टास्क जो है वो असाइन कर देगा। अब एक बंदा जिसको आपने एक ऐसा टास्क असाइन कर दिया जिसकी उसके अंदर स्किल्स ही नहीं है और वो कैपेबल ही नहीं है कि वो उस टास्क को प्रॉपरली कर सके, तो क्या होगा? तो हमारे पास जो है वो कॉन्फ्लिक्ट का फेज आएगा। अब मैनेजर ने तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी उसको, बट जो उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वो उसके स्किल्स के साथ मैच ही नहीं करती। तो इस फेज के अंदर जो है वो इश्यूज हमारे पास आएंगे। इन इश्यूज को हम किस तरह से टैकल करेंगे? फॉर एग्जांपल हमने बात की कॉन्फ्लिक्ट। एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जब आते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर तो उसके हमारे पास 3 मेन टाइप्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, फिर हमारे पास इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है, देन द थर्ड वन इज द इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट। इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है एक एम्प्लॉय के अंदर। आपको कोई काम दिया गया और आपके अंदर स्किल ही नहीं है और आप उसको अंदर से जो है वो क्या कर रहे हैं, वो बुरा कर रहे हैं कि यार ये काम तो मेरा है ही नहीं, इन्होंने मुझे दे दिया, क्यों दे दिया। आप अंदर ही जो है वो डिससेटिस्फाइड होते चले जा रहे हैं, बट आप वो काम कर रहे हैं। आप साइकोलॉजिकली वो काम करने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, बट स्टिल आप क्या करते हैं कि वो आप काम कर रहे होते हैं। तो इस तरह जब इशू हमारे पास आता है कि इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट हो और वो साइकोलॉजिकली आपको डिप्रेस करे, डीमोटिवेट करे, आपके अंदर एब्सेंटीज़म जो है वो बढ़ जाए, आप एक काम कर रहे हैं बट यू आर थिंकिंग दैट दिस इज नॉट माई जॉब, दिस वॉज वॉट आई वॉज नॉट एक्चुअली हायर्ड फॉर दिस पर्पज, इस काम के लिए तो मुझे हायर ही नहीं किया गया, बट आप किसी को बता नहीं रहे। मोस्ट ऑफ द पीपल जॉब के इनिशियल फेजेस के अंदर वो जॉब सेटल कर रहे होते हैं, खुद को एडजस्ट कर रहे होते हैं, तो उनको इस तरह की जॉब्स असाइन कर दी जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ एट इनिशियल फेज वो जो है इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाते हैं। तो इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की स्ट्रेटजीज हैं, हमारे इस पार्ट नहीं, हमारे इसमें इस कोर्स का पार्ट नहीं है, बट आई एम जस्ट एडिंग कि हमारे पास मैनेजमेंट का ज़रूरी क्यों है बिजनेस, जो हमारे पास मैनेजमेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी उनको क्यों ज़रूरी है, उन्हें पता होना चाहिए हमारे पास। सेकंड हमने डिस्कस किया इंट्रापर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, फर्स्ट इंट्रापर्सनल, सेकंड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में हमारे पास एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आम ह्यूमन बीइंग्स हैं, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, काम के किसी मसले पर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल जो उनकी थिंकिंग है वो डिफरेंट है, उसमें हो सकता है, मे बी दे आर फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर्स, दे हैव द डिफरेंट वैल्यूज, एथिक्स, तो हमारे पास ये इश्यूज आ सकते हैं। दीज इश्यूज बिटवीन द टू एम्प्लॉयज इट्स कॉल्ड इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट। इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट हमने बात की कि इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आता है। जब 2 डिपार्टमेंट्स के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो हमारे पास जो है प्रोसेसेस जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो जो हैं वो क्या होंगे, वो इफेक्ट होंगे। बट इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन 2 डिपार्टमेंट नहीं होते। लाइक हमारे पास हम अगर प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की देखें तो उसमें हमारे पास HR डिपार्टमेंट भी है, उसमें हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, उसमें हमारे पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, उसमें हमारे पास जो है वो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट भी अलग से होते हैं कई ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, उसमें हमारे पास R&D भी है। तो ये तमाम के तमाम जो हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं इनका जो इंटरलिंकेज है ये हमारे पास बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर कोई प्रोसेस या कोई कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होता है इंटर डिपार्टमेंटल, तो ये हमारे पास लीड करता है टुवर्ड्स द डेडलॉक ऑफ द
ऑल प्रोसेसेस। तो जहाँ पे डेडलॉक आ जाए वहाँ पर आपके पास बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो काम करना मुश्किल हो जाती हैं। तो हमारे पास मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग का जो है हमने बात की कि बिज़नेस के लिए जो बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग है मैनेजमेंट की वो बहुत ज़रूरी है। सेकंड हमारे पास बात है फील अ पार्ट ऑफ द कंपनी। जब आप एक बिज़नेस स्ट्रेटजी बनाते हैं तो जो उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, बनाने वाले तो फील करते हैं कि हम इस का पार्ट हैं, दैट्स वाई दे आर वर्किंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन। जब एक चीज़ को आप ओन करेंगे, ऑनरशिप एक चीज़ हमारे होती है, ओन करना, ऑनरशिप। जब आपका अपना कारोबार होता है तो आप उसके लिए वर्क हार्ड करते हैं, आप उसके लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं, यार ये नहीं चल रहा हम इस तरह से करते हैं, हमारे पास ये प्रोसेस नहीं हो रहा हम ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करते हैं, तो आप उसके लिए सोचते हैं, उसके लिए आप एफर्ट करते हैं। सेम थिंग इन ऑर्गेनाइजेशंस, जो टॉप मैनेजमेंट है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या डीन्स या वीसीज या एक इंटरप्रेन्योर जो है जिसका अपना एक बिजनेस है, वो इस चीज़ को सोचता है, वो ओन करता है उन तमाम पॉलिसीज़ को जो मैंने बनाया है, इनको मैंने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी करवाना है। तो हमारे पास फील अ पार्ट ऑफ द कंपनी, ये आपके पास सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं है कि वो एक कंपनी को ओन करे, बल्कि ईच एंड एवरी हिरार्की के अंदर जितने भी हमारे पास लोग हैं, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, दे मस्ट हैव टू ओन द कंपनी। ऑनरशिप जब आपके पास आएगी तो आप उस चीज़ के बारे में बेहतर जो है वो फील कर सकेंगे। ऑनरशिप को आप इस तरह से समझेंगे, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मोबाइल है और मैंने वो मोबाइल आपको दे दिया, भाई आज से ये मोबाइल आपका हुआ, तो आप उस मोबाइल का ख्याल भी रखेंगे, उसको चोरी होने से बचाएंगे, उसके ऊपर आप प्रॉपर कवर लगाएंगे, आप उसका हर तरह से ख्याल रखेंगे क्योंकि वो आपके पास एक गिफ्ट है। अब आप उसे ओन करना शुरू करते हैं। तो कम्युनिटीज़ या कंपनी के एम्प्लॉयज़ जब एक कंपनी को ओन करना शुरू कर देते हैं, उसको वो फील करते हैं कि ये बिज़नेस जो है ये कंपनी का नहीं है बल्कि ये हमारा अपना बिज़नेस है, क्योंकि इसी बिज़नेस की वजह से हमें सैलरीज और रिवॉर्ड जो सब कुछ मिल रहा है, तो वो उसको ओन करते हैं, वो फील करते हैं कि हम एक कंपनी का पार्ट हैं, तो वो उसके लिए बेहतर तरीके से काम करते हैं। तो जब ऐसा होगा तो आपके पास पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंट करवाना बहुत आसान हो जाएगा। द सेम थिंग कि आपके पास जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं वो आपको बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये ठीक है या नहीं है। तो जो एक अच्छे स्ट्रेटजिक प्लानर होते हैं, एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर के होता है, वो टॉप मैनेजमेंट के अलावा जो है वो लोअर मैनेजमेंट से भी फीडबैक लिया जाता है पॉलिसीज़ के ऊपर और प्रोसेसेस के ऊपर। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस किया। थॉरो इन्वॉल्वमेंट इन द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एक्टिविटीज़, तो हमारे पास जितने भी मैंने जिसने भी बात की कि हम लोअर मैनेजमेंट को भी पार्टिसिपेट करवाते हैं अपनी मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ के अंदर। अपने जो हमारे पास बिजनेस फार्मूलेशन, जो हमारे पास स्ट्रेटजी फार्मूलेशन है, इन एक्टिविटीज़ में हम अपने टॉप मैनेजमेंट के अलावा लोअर मैनेजमेंट के जो हमारे पास हायरार्की के टॉप जो होते हैं उनको हम जो है वो अपना पार्ट बनाते हैं, ताकि हमारे पास जो लोअर मैनेजमेंट के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट जो है वो आपके लोअर लेवल ने करना है। टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है, जबकि इम्प्लीमेंटेशन आपके पास जो है वो मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट करती है। इसलिए उनका भी डिसीजन मेकिंग का या स्ट्रेटजी जब आप बना रहे होते हैं उनका पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चीज़ जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारे पास है स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन एफर्ट्स फेस मेजर प्रॉब्लम। हमने पहले डिस्कस किया कि अगर मैनेजमेंट जो है उसको बिजनेस स्ट्रेटजी और पॉलिसी या मैनेजमेंट की बिजनेस के बारे में अवेयरनेस है ही नहीं, एक बंदा आपने हायर कर लिया जो कि बिजनेस जिसको एचआर का पता ही नहीं है, ही इज़ फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड, तो वो किस तरह से एक बेहतर तरीके से आपके लिए हायरिंग कर सकेगा, या उसको पता ही नहीं रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, जॉब डिज़ाइन कैसे की जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे बनाई जाती है, एम्प्लॉय को इंटरव्यू के दरमियान किस तरह से जज किया जाता है, एम्प्लॉय को ट्रेन कैसे करवाना है, ये तमाम फैसिलिटीज़ जो ये तमाम जो एचआर के फंक्शंस हैं, अगर उसको नहीं पता होंगे तो वो एक बेहतर तरीके से जो है कमिटमेंट के साथ जॉब नहीं कर सकेगा। द सेम थिंग अगर आपके पास एक बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग आपके पास नहीं है और जो पॉलिसीज़ बना दी गई हैं उनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है, तो जो आपका इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है यहाँ पे आके आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी चाहिए होंगी और यहाँ पर आकर आपको प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। जब एक पॉलिसी बनाई जाती है तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखी जाती है वो ये देखा जाता है कि वेदर वी आर कंपेटेबल विद दी स्ट्रेटजीज और नॉट। आपकी कंपेटेबिलिटी, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास वो स्किल्स है या नहीं। स्किल्स तो इम्पॉर्टेंट है इम्प्लीमेंटेशन फेज में, बट जो अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास है
जो इम्प्लीमेंटेशन फेज में प्रॉब्लम बन सकता है वो हमारे पास है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अगर आपके पास फाइनेंस ही नहीं है, आपने एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है जिसके लिए एक्स्ट्रा बजट चाहिए और आपके पास वो बजट नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर ऑफ कोर्स मैनेजमेंट को जो है वो प्रॉब्लम्स क्या होंगी वो फेस करनी पड़ेंगी। उनको किसी और एक्टिविटी का बजट जो है उसको कट करके उनको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब ये एक्टिविटी तो हो जाएगी, लेकिन जहाँ से हमने बजट कट किया वो एक्टिविटी हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम आएंगे। नो डाउट कि अगर आपने एक मैन्युफैक्चरिंग का जो पैसा था वो आपने वो यहाँ पर मार्केटिंग के अंदर लगा दिया, तो आपके पास जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो जो है इन रियल वे जो है वो क्या होगी, इफेक्ट होगी। तो इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो HR की या जो मैनेजमेंट की बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और उनको हमें हर चीज़ को हमें जो है उसको हमें देखना है और करना है। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन में एक और बात देखिए, मैं एक मार्केटिंग एग्जांपल आपको देता हूं कि मार्केटिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो मार्केटर है वो मार्केट सर्वे करता है, बताता है कि ये मार्केट में प्रोडक्ट है वो नहीं है, और हम ये वाला प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद हम जो है प्रॉपरली इसको हम अपने मार्केट शेयर को ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक शू मेकिंग कंपनी थी, उन्होंने अफ्रीका में, दिस वॉज एग्जाम्पल ऑफ वेरी अर्ली अफ्रीकन्स, जब अफ्रीका के अंदर इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, तो दो हमारे पास कंपनीज थी मार्केटिंग की। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सेल्समैन को, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ भिजवा दिया अफ्रीका में। एक कंपनी ने जब भिजवाया तो उन्होंने कहा, देखा, उसने वो गया अफ्रीका गया, विजिट किया उसने, देन ही केम बैक एंड ही सबमिटेड हिज रिपोर्ट टू द टॉप मैनेजमेंट, और उसने रिपोर्ट में लिखा कि वहाँ तो हमारा शूज़ का बिजनेस चल ही नहीं सकता, वहाँ तो लोग शूज़ पहनते ही नहीं है। तो मैनेजमेंट ने कहा ठीक, गुड। जो दूसरी कंपनी थी उनका जब बंदा गया और ही जस्ट विजिटेड द होल अफ्रीका एंड आफ्टर सर्वे ही सबमिटेड हिज रिपोर्ट, एंड उस रिपोर्ट में लिखा था कि यहाँ तो बिजनेस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर तो लोगों के पास शूज़ पहनने को है ही नहीं। तो आपने देखा कि एक मार्केटर की या एक सेल्समैन की जो अंडरस्टैंडिंग थी अबाउट द बिजनेस, अगर वो है तो आप अपने प्रोडक्ट को कहीं से कहीं लेके जा सकते हैं। आप एक अपॉर्चुनिटी को जज भी कर सकते हैं, उसे कैप्चर भी कर सकते हैं, और आप उसको इजी वे में इम्प्लीमेंट भी करवा सकते हैं। तो वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जिसको अपॉर्चुनिटी नज़र ही नहीं आई, उसको आप देखिए, और ये सेल्स मार्केटर जिनको अपॉर्चुनिटी नज़र आई और उन्होंने कहा जी जल्दी से, हम तो बहुत लेट हैं, अपॉर्चुनिटी है और हमें एज सुन एज पॉसिबल जो है वो उस मार्केट में खुद को लेकर जाना है और हमने वहाँ पर अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। तो ये चीज़ आप देखिए कि ये एक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हमने बात की कि वो कंपनी जिसने इम्प्लीमेंट नहीं किया उसको प्रॉब्लम्स फेस होंगी, क्योंकि ये कंपनी जिसने पहले इनिशिएटिव लिया ये मार्केट लीडर बन जाएंगे और वो नहीं बन सकेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास, आई होप इट वाज वेरी मच क्लियर, इम्प्लीमेंटिंग स्ट्रेटजी इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमारे पास जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक प्रॉपर हायरार्की होती है, हमारे पास टॉप से लेके बॉटम तक, टॉप लेवल के ऊपर हमारे पास CEOs होते हैं, जो हमारे पास मिडिल हायरार्की, यहाँ पे हमारे पास जो है मिडिल मैनेजर्स होते हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं, एंड देन हमारे पास जो सबसे लोएस्ट यहाँ पे हमारे वर्कर होते हैं। जो हमारे पास स्ट्रेटजी की इम्प्लीमेंटेशन होती है ये ऑर्गेनाइजेशन इफेक्ट करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इम्प्लीमेंटेशन करने वाले तो हमारे पास मिडिल और लोअर मैनेजमेंट है, बट इशू ये है कि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जो स्ट्रेटजीज बनाने वाले हैं वो हमारे पास कहाँ पर हैं, टॉप मैनेजमेंट के ऊपर है। अगर टॉप मैनेजमेंट के ऊपर हमारे पास स्ट्रेटजीज प्रॉपरली डिजाइन नहीं की गई और उनको एक अच्छी तरह से नहीं बनाया गया तो क्या होगा, हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन फेज के अंदर आपके पास क्या होंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो दैट्स वाई कि हमारे पास जो एक स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है ये इफेक्ट होती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर एक टॉप मैनेजमेंट पे अच्छा डिसीजन लिया जाएगा तो हमारे पास लोअर मैनेजमेंट जो है उसको इजी तरीके से एक प्लान्ड वे के साथ हमारे पास क्या कर सकती है, वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। दैट्स वाई वी कॉल्ड कि स्ट्रेटजिस्ट प्रोवाइड एक्शन प्लान। जो हमारे पास स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं उसके साथ साथ वो उसका एक्शन प्लान भी बनाते हैं। एक्शन प्लान एक्चुअली देखते हैं फिजिबिलिटी का, दे लुक फॉर द स्किल्स, दे लुक फॉर द इंटरनल रिसोर्सेज, जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए हमारे पास स्किल्स भी हैं और इंटरनल रिसोर्सेज भी हैं या कि नहीं। जो लास्ट पॉइंट है वो है इट इम्पैक्ट्स ऑल द फंक्शंस एंड डिविजनल एरियाज ऑफ द बिजनेस। हमारे पास फंक्शनल एरियाज कौन कौन से हैं बिजनेस के अंदर, ये स्लाइड्स आपको प्रॉपर एक डिटेल बताएगी आपको कि हमारे पास एक बिजनेस के अंदर इंटरनल फंक्शंस कौन से होते हैं,
एक्सटर्नल फंक्शंस कौन से होते हैं और हमारे पास जो सपोर्ट फंक्शंस हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं। अगर आप देखें हमारे पास इंटरनल फंक्शंस के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के, दिस इज जस्ट अ डायग्राम, इसके अंदर और भी फंक्शंस आ सकते हैं। दिस थिंग वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। ये जस्ट एक डायग्राम बनाई गई है ताकि आप थोड़ा अंडरस्टैंड हो कि आपके पास जो बिजनेस के फंक्शंस हैं वो आपके पास मेन क्या हो सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल एंड सपोर्ट फंक्शंस। इंटरनल फंक्शंस में हमने बात की एक्विजिशन ऑफ द फाइनेंस, आपने जो है फाइनेंस लेना है, दिस इज द मेजर रिसोर्स। आप कोई भी एक्टिविटी विदाउट फाइनेंस जो है उसको आप नहीं कर सकते। तो आपको फाइनेंस कहाँ से लेना है, वेदर यू आर गोइंग फॉर द लोन, आप पार्टनरशिप करके जो है कुछ लोग मिलकर कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो आपका जो फाइनेंस है जो आपके एक्टिविटीज़ को तमाम को लेकर चलेगा उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो ये चीज़ आपने जो है फर्स्ट फेज में, दिस इज द इंटरनल फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड जो हमारे पास है वो हमारे पास है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं तो आपके पास जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो आपके पास इनिशियल, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट डिज़ाइन जो कुछ भी आपने किया है, लेकिन इनिशियली आपके पास रॉ मटेरियल होगा तो आप उस प्रोजेक्ट को क्या कर सकेंगे, वो डिज़ाइन कर सकेंगे। विदाउट रॉ मटेरियल आप जो है वो प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, जो कंपनीज होती हैं वो देखती हैं कि हमें जो है वो परचेज जो करना है रॉ मटेरियल वो हमें कहाँ से करना है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल बहुत दूर से लाना पड़ता है, कई दफ़ा बहुत नज़दीक से लाना पड़ता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है उसके अंदर हम जो है ऑपरेशंस, जो बंदा जो ऑपरेशंस मैनेजर होता है उसको डिसीजन लेना पड़ता है कि हमने रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज़ करना है। आप इंशाल्लाह आप ले चुके होंगे सब्जेक्ट ऑपरेशंस मैनेजमेंट का। ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर आप एक चीज़ डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। उस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अंदर आपने यही चीज़ डिस्कस करनी है कि हमारे पास डिफरेंट स्पॉट्स हैं जहां से कि आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल है, बट आप जो हैं बीइंग अ मैनेजर कौन कौन से जो स्पॉट्स हैं वो आप वहां से, उन स्पॉट से आप जो हैं अपना जो है प्रोडक्ट क्या करेंगे, या सॉरी रॉ मटेरियल जो है वो आप क्या करेंगे, वो वहां से आप परचेज करेंगे। तो आपको वो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल जो है वो तमाम जितने भी आपके पास डिफरेंट जो फैक्ट्रीज हैं जहां पे आपको रॉ मटेरियल अवेलेबल है उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करके दे देगा। और इसका सबसे अच्छा जो फ़ायदा है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल का कि वो आपके पास आपको डिसीजन मेकिंग के लिए अल्टरनेटिव्स देगा कि अगर आप यहाँ से परचेज करें तो इतनी कॉस्ट आएगी, यहाँ से परचेज करें तो इतनी कॉस्ट आएगी, यहाँ से परचेज करें तो इतनी कॉस्ट आएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास कुछ ऐसे भी हमारे पास फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ से आपको सेम कॉस्ट आ रही होती है, तो वो आपके पास रॉ मटेरियल कैसे परचेज करना है, कहाँ से परचेज करना है, ये ऑपरेशन मैनेजर जो है प्रॉपर्ली इसको डिसाइड करते हैं कि आप जो है रॉ मटेरियल कहाँ से परचेज करना चाहते हैं। जो थर्ड फंक्शन है इंटरनल, वो एचआर का फंक्शन है, हायरिंग ऑफ लेबर। एचआर की हमने बात की, बहुत डिटेल हमने बात की कि हमारे एचआर प्रोसेसेस क्या होते हैं, एचआर के प्रोसेस को किस तरह से हैंडल करना चाहिए, और एचआर जो है वो किस तरह से एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाती है, जॉब एनालिसिस करती है, एम्प्लॉय को हायर करना, स्किल्स उसकी जो है उसको एनालाइज करना कि वेदर द एम्प्लॉय वी आर एक्चुअली हायरिंग इट इज़ अ स्किल्ड और नॉट। तो उसके लिए अगर स्किल्स उसकी हैं और वो प्रॉपरली नहीं हैं तो उनको ट्रेनिंग के बाद किस तरह से इम्प्रूव करवाना है, ये तमाम चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। अपने पास हायरिंग ऑफ लेबर, ओवरहेड एक्सपेंसेस, कई दफ़ा आप कुछ एक्सपेंसेस होते हैं कि जो आपके पास कैलकुलेटेड नहीं होते और वो अकर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल डिज़ास्टर का हो जाना, तो ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसको आपने सोचा नहीं होता बट वो हो जाते हैं। तो दीज एक्सपेंसेस आर कॉल्ड ओवरहेड एक्सपेंसेस। देन प्रोडक्शन ऑफ गुड, ये भी हमारे पास एक इंटरनल फंक्शन है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का। रॉ मटेरियल परचेज करना, स्किल्ड लेबर हायर करना और फिर मैन्युफैक्चरिंग करना, गुड्स को बनाना, ये हमारे पास इंटरनल फंक्शन का पार्ट है। सेकंड हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिजनेस के फंक्शन है वो हमारा एक्सटर्नल है। इंटरनल फंक्शंस के अंदर तमाम चीज़ें आप देखें, मार्केटिंग, रिसर्च। मार्केटिंग तो ठीक है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च हमारे पास ये चीज़ है कि आप मार्केट के ऊपर रिसर्च करते हैं कि इस कैटेगरी का जो प्रोडक्ट है उसको किस किस मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू जो है वो मार्केट में लाया जा रहा है, और वदर वो स्ट्रेटजी जो है जो डिफरेंट कंपनीज यूज़ कर रही हैं वो मतलब फ्रूटफुल है या नहीं। फिर ये मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट जो है वो एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को जो है वो
जो है प्रॉपरली रिपोर्ट करते हैं कि आप इस तरह से अपने जो है वो एडवर्टाइजमेंट को जो है वो इम्प्रूव करें ताकि आप भी इस मार्केट सेगमेंट को प्रॉपरली क्या कर सकें, वो टारगेट कर सकें। एडवर्टाइजमेंट, देन द सेम थिंग आई डिस्कस्ड ऑलरेडी, सेल्स प्रमोशन। आप देखते हैं कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसके आपके पास बल्क ऑफ जो है वो स्टॉक इकट्ठा हो चुका है, तो कंपनीज क्या करती हैं कि स्टॉक को निकालने के लिए करते हैं वो सेल्स लगाती हैं। दे नॉट कम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, बट अपने उस स्टॉक को हमारे पास जो है निकालने के लिए क्या करते हैं, वो सेल्स लगाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास गारमेंट्स बिजनेस में है कि हमारे पास जो डिज़ाइन है वो ओल्ड फैशन हो जाता है, तो अब ओल्ड फैशन डिज़ाइन हमारे पास नेक्स्ट ईयर्स में उनको काम नहीं आता, तो वो क्या करते हैं कि उसको बल्क को सेल लगा कर क्या करते हैं कि मतलब कि उस स्टॉक को क्या करते हैं, वो ख़त्म करते हैं। तो सेल्स प्रमोशन कैसे लगानी चाहिए, सेल्स प्रमोशन भी हमारे पास एक प्रॉपर मार्केटिंग का हिस्सा है और प्रॉपर कस्टमर साइकोलॉजी को देखते हुए डिफरेंट तरह की जो है वो सेल्स जो है वो लगाई जाती हैं ताकि आपके पास जो स्टॉक है वो भी ख़त्म हो जाए और आपके पास जो कस्टमर है वो भी सेटिस्फाइड रहे। अपॉइंटिंग ऑफ सेल्स एजेंट, ये हमारे पास सप्लाई चेन का पार्ट होता है कि आप अपने पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स और डिफरेंट जो आपके पास की जो पोस्ट हैं वहाँ पर आप अपने सेल्स एजेंट्स किस तरह से बिठाते हैं ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइमली मैनर में कंज्यूमर तक पहुँचाया जा सके। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका चैनल है वो इफेक्टिव होना चाहिए। तमाम आपके पास जो भी आपके पास शहर हैं या एक मुल्क के अंदर डिफरेंट आपके फ्रेंचाइजेस हैं, आपके पास मकसद ही यही होता है फ्रेंचाइज बनाने का कि कस्टमर की एसेस जो है वो ईज़िली मैनर में क्या हो सके, वो हो सके और कस्टमर जो है वो उसको आसानी से जो है वो उस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर सके, जो आपका प्रोजेक्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है उसको वो ईज़िली परचेज कर सके। लास्ट हमारे पास जो फंक्शन है बिजनेस का वो हमारे पास है सपोर्टिंग फंक्शन। सपोर्टिंग फंक्शन में जो हमारे पास हैं वो हमारे पास अकाउंटिंग के ऑपरेशंस जो हैं, तमाम अकाउंट्स आपके जो हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स, आपकी पब्लिक के साथ डीलिंग कैसी है। तो पब्लिक्स वो वाले ऑर्गेनाइजेशंस जिनके अंदर जो है वो पब्लिक जो है वो डीलिंग या पब्लिक के साथ जो आपकी अटैचमेंट है या आपकी डायरेक्ट जो है वो पब्लिक के साथ जो है वो नेगोशिएशन है या आपकी कम्युनिकेशन है, तो उस केस में पीआरओज जो हैं वो बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हैं तो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो नया आने वाला है, नए एडमिशन ले रहे हैं, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, उनको आपने मोटिवेट किया है नहीं किया, जो उनको इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के बारे में चाहिए वेदर आपने उनको प्रॉपर्ली प्रोवाइड की या प्रोवाइड नहीं की, ये तमाम चीज़ें आपने देखनी होती हैं। पीआरओ यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल के इश्यूज़ है, आईएसओ के स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं हमारे पास जो कि आपकी क्वालिटी को जो है वो मॉनिटर करते हैं। दैन बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इस चीज़ को मैं ज़रा इजी होकर नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसको डिस्कस करना चाहूँगा। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये बिजनेस स्ट्रेटजी के अंदर काफ़ी मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स, एचआर सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज जो आपके पास हैं, आपके इंटरनल वेदर एक्सटर्नल जो भी आपके पास है उनको अपने प्रॉपरली फैसिलिटेट करना, उनको अपने प्रॉपरली सर्विसेज देनी है। तो ये पोर्शन हमारे पास, ये हमारे पास हमने बिजनेस फंक्शंस को प्रॉपरली और बहुत डिटेल में डिस्कस किया। तो इंटरनल फंक्शंस, एक्सटर्नल फंक्शंस और सपोर्ट फंक्शंस, बट इसमें जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है इसको हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता हो कि हमारे पास आउटसोर्सिंग क्या होती है। आउटसोर्सिंग हमारे पास ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई दफ़ा कोई स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं होता या वो किसी कंपिटेंसी में वीक कर रहे होते हैं, लेकिन उनको किसी प्रोजेक्ट में उस कंपोनेंट के लिए एक जो है वो प्रॉपर स्किल्ड बंदा चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं कि वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से या कंसल्टेंट के थ्रू करते हैं, हायर करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, बाहर से बंदा लेके आते हैं। तो वो बंदा आकर उनको उस स्पेसिफिक पार्टिकुलर जो कंपोनेंट है उसके अंदर क्या करता है, वो फैसिलिटेट करता है। तो आउटसोर्सिंग क्या होता है, आपके पास कॉस्ट तो आती है बट जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस जो करंटली आपकी नीड थी वो जो है वो फुलफिल हो जाती है। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग इज सबसेट ऑफ आउटसोर्सिंग, ये आउटसोर्सिंग का ही सबसेट है दैट इन्वॉल्व द कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ द ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस फंक्शन और प्रोसेस टू द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। आपका जो भी एक बिजनेस प्रोसेस है, जो ऑपरेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो आप करवाते हैं किससे, एक थर्ड पार्टी से, एक थर्ड ऑर्गेनाइजेशन से जो आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली हायर नहीं करते, आप कंसल्टेंट हायर करते हैं। कंसल्टेंट क्या करता है, वो आपके लिए बंदे हायर करता है और वो बंदे आकर क्या करते हैं, आपके पास काम करते हैं। तो आप थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करते हैं कि वो आपको इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर, एक प्रोसेस के अंदर, एक बिजनेस फंक्शंस के अंदर आपको फैसिलिटेट कर सके।
Originally, this was associated with the manufacturing firms such as Coca-Cola that outsourced large segment of its supply chain. Coca-Cola ने सबसे पहले जो है ये स्ट्रेटजी जो आउटसोर्सिंग की डिवाइस की कि वो जब उनका नेटवर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने सप्लाई चेन को क्या क्या कर दिया, उन्होंने आउटसोर्स कर दिया, उन्होंने थर्ड पार्टी को दिया। और वो थर्ड पार्टी क्या है, उनका ऑलरेडी जो सप्लाई चेन का जो पूरे का पूरा प्रोसेस था वो क्या करता, वो उसको हैंडल कर रहे थे। अब हमारे पास जो हमारे पास बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, इसकी हमारे पास डिफरेंट काइंड्स हैं। फॉर एग्जांपल बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग, बैक ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है। जो आपके पास जितने भी HR फंक्शंस हैं, अगर उसमें से आपको फंक्शन आउटसोर्स करते हैं तो आपके पास क्या है कि वो कहलाएगा बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जांपल आपने एक एम्प्लॉय जो है वो हायर करना है और हायरिंग के लिए जो आपके पास जो भी आपका एक प्रोसेस है, जो फंक्शन है, उसके लिए जो है एक एम्प्लॉय की जो साइकी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि वेदर उसका इस प्रोजेक्ट या इस फंक्शन की तरफ उसकी जो है वो इंटेंशन है कि वो इस तरफ काम करेगा या नहीं करेगा। तो अगर एक मैनेजर उसको अच्छी तरह जज नहीं कर सकता तो वो क्या करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं आर्मी की। आर्मी के अंदर जब आप ISB में जाते हैं तो वहाँ पर आपके पास जब इंटरव्यू के दौरान आपका साइकोलॉजिस्ट भी बैठे होते हैं। इंटरव्यू तो आपसे क्वेश्चन कर रहा होता है बट साइकोलॉजिस्ट आपसे क्वेश्चन नहीं करता, वो आपकी सिर्फ जजमेंट कर रहा होता है। उस जगह पर वो जजमेंट कर रहा होता है कि जो बंदा जो आया है इसकी जो है वो जो है इसका जो है वो ध्यान या इसका जो रुझान है वो आर्मी की तरफ है भी या नहीं, वेदर मतलब कि ये रिस्क टेकिंग है या नहीं, ये थ्रिलिंग इसकी पर्सनैलिटी के अंदर थ्रिल है या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें जब एक इंटरनली आप तीसरे बंदे को हायर करें कि वो आपको हेल्प करे एक बंदे को हायर करने में, तो दिस थिंग इज कॉल्ड बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग। जो सेकंड हमारे पास टाइप हमारे पास है फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जांपल कस्टमर रिलेटेड सर्विसेज, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि आपके पास एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं, आपके पास यूनिवर्सिटी में आए स्टूडेंट्स आए, वो एडमिशन लेना चाहते हैं। जो फ्रंट ऑफिस के ऊपर आपका बंदा बैठा हुआ है, जो आपके पास पब्लिक रिलेशन ऑफिसर बैठा हुआ है, अगर वो उसको प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेगा तो आपके पास क्या होगा कि कस्टमर सर्विसेज आपकी क्या होंगी, वो डिस्टर्ब होंगी। तो कई दफ़ा ऐसे होता है, आप देख रहे हैं कि आपके पास मोबाइल कंपनीज जो होती हैं, इनके लोग जो हैं सिमें जो है वो मार्केट्स में बेच रहे होते हैं। तो एक्चुअली जो है वो आपके पास फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग हो रही होती है कि आपके पास तीसरा बंदा जो है एक कंपनी के बिहाफ के ऊपर क्या करता है, आपको सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, मार्केटिंग कर रहा होता है। दिस थिंग इज कम अंडर द फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। ऑफ शोर्स आउटसोर्सिंग आउटसाइड द कंट्री कंपनीज, आउटसाइड द कंपनी कंट्रीज, जिस जगह पर वो कंपनी है उसके अलावा दूसरी कंट्री के अंदर हमारे पास क्या है वो आपने जो है अपना कोई है वो थर्ड पार्टी को आपने दिया। फॉर एग्जांपल फ्रेंचाइज जो है आप देखें, कोक एक्चुअली इस्टेब्लिश कहाँ पर हुई, बट उसकी फ्रेंचाइजेज, उसकी आउटलेट्स जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो उसके आउटलेट्स हैं वो दुनिया के तकरीबन हर कंट्री के अंदर अवेलेबल है। तो दिस थिंग इज कॉल्ड ऑफ शोर आउटसोर्सिंग। अपने मुल्क से हट के दूसरे मुल्क के अंदर क्या करना है, आपने आउटसोर्स करना है, अपने फ्रेंचाइज देना, अपने बिजनेस को आपने जो है उसको आपने एक्सपेंड करना है। तो हमने 3 चीज़ें डिस्कस की बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग के अंदर, बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग, फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग और हमारे पास ऑफ शोर आउटसोर्सिंग। जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हम नेचर ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर रहे थे। इवन द मोस्ट टेक्निकली परफेक्ट स्ट्रेटजिक प्लान विल सर्व अ लिटिल पर्पस इफ इट इज़ नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। अब इस चीज़ को आप देखें कि अगर आपके पास स्ट्रेटजिक प्लानिंग तो अच्छी है, लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये टेक्निकल लोग चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो ही नहीं है, तो आपके पास क्या होगा, वो प्लान आपके पास फेल हो जाएगा। आप देखिए कि महातीर मोहम्मद ने 1992 में पाकिस्तान का जो 5 ईयर का जो डेवलपमेंट प्लान था वो रिक्वेस्ट की उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट से, कि आप हमें काइंडली वो डेवलपमेंट प्लान आप दे दें। 1992 में मलेशिया ने जो पाकिस्तान का डेवलपमेंट प्लान था वो इन्होंने उनसे लिया। पाकिस्तान ने भी वही डेवलपमेंट प्लान इम्प्लीमेंट किया और मलेशिया ने भी वही डेवलपमेंट प्लान इम्प्लीमेंट किया। अब करंटली देखें कि मलेशिया की जो है वो डेवलपमेंट जो है वो कहाँ पर है और पाकिस्तान की करंटली जो डेवलपमेंट है वो क्या है। देखिए कि प्लान वेरी गुड, प्लान वाज नो डाउट एब्सोल्युटली परफेक्ट, प्लान बहुत अच्छे हैं, वी आर वेरी गुड प्लानर, बट इशू कहाँ पे है कि टेक्निकल जब इश्यूज आते हैं, जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज आता है, वहाँ पर हम आगे हम क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। तो मलेशिया ने वो प्लान लिया, इम्प्लीमेंट किया, दे आर टेक्निकली स्ट्रॉन्ग,
तो उन्होंने उस चीज़ को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट किया और उससे उन्होंने फ़ायदा उठाया। द सेम वी डिड। हम आज कहाँ हैं आप उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेक्निकली हमने बात की कि टेक्निकल जो अपने पास टेक्निकल पर्सनल्स हैं उनका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक अच्छा प्लान तो ठीक है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास टेक्निकली भी साउंड होना बहुत ज़रूरी है। सेकंड चीज़ जो हम बात करेंगे, चेंज कम थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन एंड एवेल्युएशन, नॉट थ्रू द प्लान। प्लान तो अच्छा बन गया, प्लान के लिए आपको कोर्स ऑफ एक्शन भी बना दिया गया, लेकिन अगर वो अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और एवेल्युएट नहीं किया गया, स्टिल हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम बन सकता है। तो हम इस चीज़ पे फोकस करेंगे कि हमारे पास प्लान तो अच्छा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने वाले और इसको एवेल्युएट करने वाले भी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या कर सकें, वो हमारे पास टेक्निकली साउंड होंगे तो हम इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। अगर आपके पास एक मार्केटिंग का प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट नो डाउट वेरी गुड, आपकी मार्केट को कैप्चर कर सकता है, लेकिन जो आपके मार्केटर्स हैं वो जो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना रहे हैं वो ही ऐसी नहीं है कि आपके प्रोडक्ट को क्लाइंट तक पहुंचा सके, या आपके प्रोडक्ट के बारे में जो एक्चुअल नॉलेज है, जो प्रोडक्ट की फैसिलिटीज़ हैं वो उनको नहीं बता सकते, तो आपको प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। तो आपको अपनी मार्केटिंग फोर्स को प्रॉपरली ट्रेंड करना पड़ेगा। चलें, हमने अपने इंटरनली जो है उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया। व्हाट अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल? आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से मार्केट में लेके जा सके, तो फिर क्या होगा, फिर भी हमारे पास क्या होगा, वो प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखना है कि एक अच्छा प्लान तो ठीक है, प्लान फॉर्मुलेशन ठीक है, एक अच्छा है, बट हमें उसको इम्प्लीमेंट अच्छी तरह से करवाना है और हमें इसको एक्चुअली अच्छे तरीके से मॉनिटर और कंट्रोल भी करना है। द लास्ट थिंग, अ टेक्निकली इम्परफेक्ट प्लान दैट इज इम्प्लीमेंटेड वेल विल अचीव मोर देन द परफेक्ट प्लान। देखा आपने कि टेक्निकली इम्परफेक्ट प्लान है, बट वो जब उसको इम्प्लीमेंट किया गया एक अच्छे तरीके के साथ, तो वो हमारे पास क्या हुआ कि एक परफेक्ट प्लान से ज़्यादा उसने क्या किया, हमारे पास एक आउटकम दी। तो आपके पास जो मेजर स्ट्रेस है वो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के ऊपर तो है ही है, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो है चीज़ को इम्प्लीमेंट करना, स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना, उसको एवेल्युएट करना, मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट की साख बिठाना और उसको फिर मेंटेन भी रखना। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हमने प्लान अच्छा बनाना है, लेकिन हमारा जो ज़्यादा फोकस हो वो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन फेज़ के अंदर हो। हमारी स्किल, जो हमारी जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो हमारी लेबर है वो स्किल्ड हो, टेक्निकली साउंड हो, हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऐसे हों कि वो हमारे पास तमाम उन एक्टिविटीज़ को जो एक स्ट्रेटजी के अंदर बताई गई हैं उसके अंदर हमारी हेल्प कर सकें। जी ठीक जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक बिजनेस प्लान। हमने बात की थी कि हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बिजनेस प्लान की, तो हमारे पास जो इसमें चीज़ हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे पास है ग्लोबलाइजेशन। जो आपके पास ग्लोबलाइजेशन है वो है सर्वाइवल फॉर द बिजनेस। जब एक कंपनी का एक करंट आपकी जो है ओरिजिन कंट्री के अंदर एक बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा होता, तो आप क्या करते हैं कि आप अपनी जो प्रोडक्ट है, जो अपना प्रोडक्ट उसको क्या करते हैं, आप दूसरे कंट्री में लेकर जाते हैं। और जो ग्लोबलाइजेशन है वो एक बिजनेस की सर्वाइवल के साथ साथ सर्वाइवल अपॉर्चुनिटीज दी, लेकिन आपकी बिजनेस को एक्सपेंड भी किया। आपको दूसरे मुल्क के अंदर जो है शायद चीप लेबर जो है वो आपको मिल रही हो और वो वहाँ पे आपको जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आ रही हो बनस्बत आपके ओरिजिन कंट्री में, तो आपके पास उसने और भी डिफरेंट तरीके से आपको फैसिलिटेट किया। मैनेजर्स गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कंपीटिटर्स। अगर एक मैनेजर है और वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहा है, वो अपना प्रोडक्ट बाहर की मार्केट में भी लेकर जा रहा है, तो उसको अपने ओरिजिन कंट्री के अंदर जो कंपीटिटर्स हैं उसकी नॉलेज तो है ही कि वो क्या कर रहे हैं, इसको किस तरह से अपनी स्ट्रेटजीज डिज़ाइन करनी है, कि वो अपने इंटरनल जो हमारे पास जितने भी इसके पास बंदे हैं या जो इंटरनल इसकी स्ट्रेटजीज हैं, इंटरनल जैसे कंपीटिटर्स हैं उसके साथ किस तरह कम्पीट करे, उसको अपने एक्सटर्नल जो कंपीटिटर्स हैं उसके बारे में भी उनको तमाम जो है वो रिस्पॉन्स क्या होता है वो पता चल रहा होता है। तो एक अवेयरनेस है मैनेजर के लिए अपने ओरिजिन कंट्री के कंपीटिटर्स के बारे में और आउटसाइड द कंट्री जो है उनके मैनेजर्स के बारे में या उनकी जो कंपटीटर्स हैं उस प्रोडक्ट के उनके बारे में उसके पास अवेयरनेस होती है। तो हमारे पास मार्केट्स, जैसा मैंने बात की कि हमारे पास एक प्रोडक्ट है उसको आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, बट ओरिजिन कंट्री के अंदर उसकी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है और जो आपके पास दूसरे कंट्री के अंदर आपकी लेबर चीप है, आपकी जो मशीनरी है वहाँ पे आपको वो चीप सस्ती मिल रही है, तो आप क्या करेंगे कि वहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट अगर जाकर बनाएं तो आपको जो है वो कॉस्ट कम आएगी और फिर आप उसको मतलब कि एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप अपना प्रॉफिट मार्जिन क्या है उसको बढ़ा सकते हैं। सेम थिंग इज़ द प्राइस।
प्राइस ऑफ द लेबर, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सेम थिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोडक्ट ऑफ द रॉ मटेरियल, ये कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि अगर आप दूसरे मुल्क से एक रॉ मटेरियल मंगवा रहे हैं तो आपको जो इम्पोर्ट कॉस्ट पड़ रही है उसको आप सोचें। लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट उस कंट्री में जाकर बनाते हैं तो आपके पास जो है कॉस्ट क्या है वो ऑफ कोर्स जो है आपको जो है वो कम आएगी। इस तरह आपके पास सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, गवर्नमेंट्स का आपको पता चलता है कि सप्लायर्स कौन से अच्छे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन से अच्छे हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो जो है सप्लायर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हम अपने जो है सप्लाई चेन को इफेक्टिव बना सकते हैं। इस तक गवर्नमेंट्स के बारे में, कई दफ़ा गवर्नमेंट्स आपके पास क्या होती हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, वो सब्सिडी देती हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, किसी रॉ मटेरियल के ऊपर। इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो सब्सिडीज़ दी जाती हैं ताकि अपने मुल्क के अंदर, अपने कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को लाया जा सके। तो जब इस तरह की सब्सिडीज़ मिलती हैं तो ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए या एक जो बंदा एक बिजनेस में है, एक बिजनेसमैन के लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होती है और वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करता है, वो दूसरी कंट्री में जाता है। ही इज़ ऑलरेडी प्रोवाइडेड विद द सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट और वो बहुत आराम के साथ अपने जो है बिज़नेस को स्टेबल बना सकता है। जब तक सब्सिडी उसके पास है वो अपने बिजनेस को स्टेबल कर चुका होता है। सेम थिंग इज़ द शेयर होल्डर्स। आपको अपने शेयर होल्डर्स के बारे में ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलता है, मैनेजर की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है अपने शेयर होल्डर्स के बारे में कि जो शेयर होल्डर्स हैं कि इनकी मतलब कितनी टाइप्स हैं, यहाँ पर जो है वो कितना शेयर ले रहे हैं, शेयर होल्डर्स किस तरह से अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, शेयर होल्डर्स के अंदर किस किस तरह के जो है वो लोग होने चाहिए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन मैनेजर के लिए हेल्प करती है एक बिजनेस प्रोसेस को अच्छे तरीके से मैनेज करने में। सेम थिंग द कस्टमर्स वर्ल्ड वाइड। आपको ये तो पता चल जाता है कि आपके ओरिजिन कंट्री में कस्टमर कौन कौन से हैं, कौन कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसको आप टारगेट करें तो आप अच्छी तरीके से अपना जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब आप ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके पास कौन कौन से मुल्क के अंदर, कौन कौन सी कंट्री के अंदर आपके ही इस प्रोडक्ट के जो हैं वो कस्टमर्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल आप अमेज़ॉन की एग्जांपल ले लें। अमेज़ॉन एक वेबसाइट है जो कि जो है वो ऑनलाइन जो है सब कुछ प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। बुक्स वगैरह के बारे में ज़्यादा जो है वो नोन है, बुक्स जो हैं वो देते हैं। आप पाकिस्तान में बैठ के अमेज़ॉन से जो है वो ईज़िली शॉपिंग कर सकते हैं। तो अमेज़ॉन को पता है कि मतलब कि मार्केट उनकी पाकिस्तान में भी है, तो इस तरह मतलब कि वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए एक अच्छे तरीके से हमारे पास जो है मार्केट में जो है वो आगे जा रहे हैं। जो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का जो हमारे पास बेनिफिट्स हैं इनको हम देख लेते हैं। रिसोर्सेज ऑफ द डिफरेंट कंट्रीज आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, दे आर अवेलेबल टू डू मोस्ट एफिशिएंटली। आपने देखा कि हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जब आप दूसरे मुल्क में जाते हैं वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं उनके, फॉर एग्जांपल मैंने लेबर की बात की, रॉ मटेरियल की बात की, तो आप उनको यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स, गुड और सर्विसेज बनाने के लिए और उसको आप जो है दूसरी मार्केट में लाकर एक्सपेंसिव वे में आप उसे बेचते हैं। तो ये आपके पास एक प्रॉफिटेबिलिटी इन्हांस करता है। तो ग्लोबलाइजेशन का फर्स्ट बेनिफिट ये आपको हुआ, कस्टमर्स कंज्यूमर टू गेट मच वाइडर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट टू चूज़ फ्रॉम। इंडस्ट्री को तो फ़ायदा ही है कि वो चीप लेबर और चीप रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए जो है वो एक कर रहे हैं। लेकिन कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जब दूसरे मुल्क की कंपनी आके यहाँ पे प्रोडक्ट अपना लेकर आ रही है तो कस्टमर के पास जो है वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं उसके पास आ जाते हैं और उसको चूज़ करने में आसानी होती है। जब आपके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट की वैरायटीज़ आपके पास होंगी तो मार्केट में कंपटीशन की वजह से आपको क्या होगा, वो कॉस्ट क्या उसके अंदर में आपको वेरिएशन मिलेगी। तो अब जो कस्टमर जिस कॉस्ट में जो चीज़ परचेज करना चाहता है वो अपनी अफोर्डेबिलिटी के मुताबिक उस वैरायटी में से चूज़ कर सकता है। तो कस्टमर के एंड पर भी ग्लोबलाइजेशन का एक बेनिफिट है। थर्ड बेनिफिट जो है, कंज्यूमर गेट द प्रोडक्ट दे वांट एट मोर कम्पिटिटिव प्राइसेस। मैंने बात की जब हमारे पास प्रोडक्ट अंदर वैरायटीज़ होंगी, पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर से लोग आके एक प्रोडक्ट जो है वो बना रहे हैं और एक मार्केट के अंदर सर्व कर रहे हैं और मार्केट जो है एंटरटेन कर रहे हैं, तो वो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास क्या होगा कि वो डिफरेंट वैरायटी में से चॉइस क्या होगा उसके लिए एक आसानी होगी। जो इसका एक और बेनिफिट है, कंपनीज आर एबल टू प्रोड्यूस इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड एट मोस्ट कम्पिटिटिव प्राइसेस। जब आपके पास रॉ मटेरियल की प्राइस कम होगी तो ऑफ कोर्स आप एक कम्पिटिटिव प्राइस दे सकेंगे मार्केट में अपने कंज्यूमर्स को। कंपनीज गेट एक्सेस टू मच वाइडर मार्केट। आप एक मार्केट से निकलकर एक बड़ी मार्केट के अंदर जा रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। इट प्रोमोट्स अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल अमंग द कंट्रीज। कंपनी को प्रॉफिट तो है ही है, बट एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ जब रिलेशनशिप बिल्ड होता है तो एक कंट्री की गुडविल के अंदर क्या होती है वो बढ़ती है। तो हमारे पास कंट्री लेवल पर भी ग्लोबलाइजेशन की जो है वो बेनिफिट्स
हैं। बिजनेस एंड इन्वेस्टर्स गेट मच वाइडर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द इन्वेस्टमेंट। बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स के लिए ऑफ कोर्स ग्लोबलाइजेशन जो है वो अब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है कि आप जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो हैं वो अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करें, उनको बेनिफिट्स दें। तो ये हमारे पास एक ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स हम डिस्कस किए। ई कॉमर्स हमने डिस्कस किया कि हमारे पास ई कॉमर्स हमारे पास जो है वो क्या चीज़ है कि कंपनीज आर गेनिंग कम्पिटिटिव एडवांटेज बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी। इंटरनेट का जब से दौर आया है हमारे पास, तो आप देख लें कि हमारे पास चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन तो बड़ी है, चीज़ों के साथ हमारी इंटरेक्शन तो बड़ी है, इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें जो है वो दूसरी मार्केट्स का भी पता चला कि हमारे कंट्री के अंदर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, इस तरह का प्रोडक्ट दूसरी इस मार्केट के अंदर क्या है हमारे पास वो अवेलेबल है। तो इंटरनेट ने थ्रू ई कॉमर्स देखें। अब एक और हम चीज़ देखें कि हमारे पास आप पाकिस्तान में बैठे हैं, आपने एक वेबसाइट डिज़ाइन की और आपने अपने तमाम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स क्या किए उस वेबसाइट के ऊपर दे दिए। अब इंटरनेट जो है वो ग्लोबलाइज्ड जो हमारे पास फिनोमेना है, दुनिया का कोई भी बंदा किसी भी कोने से आपकी वेबसाइट को जो है वो असेस कर सकता है, उसे पता चल सकता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये पाकिस्तान में इस कीमत के ऊपर अवेलेबल है। शायद उसकी मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो, तो वो ईजिली ऑनलाइन ऑर्डर देकर क्या कर सकता है कि आपसे वो मार्केट के आपसे जो है वो प्रोडक्ट वो परचेज कर सकता है। तो इंटरनेट का वंडर देखेंगे, उससे मतलब कि दुनिया को बिल्कुल एक ग्लोबल विलेज बना के रख दिया कि आप जो है किसी भी चीज़ को कहीं पर भी असेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें ई कॉमर्स का एक और बेनिफिट, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है और आप बाहर किसी मुल्क जाना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, फॉर्म्स डाउनलोड करेंगे, हार्ड कॉपी फिल करेंगे, सब कुछ साथ लगाएंगे, अटेस्टेशन दिस वट एवर द रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करेंगे, फिर आप पोस्ट ऑफिस जाएंगे, वो जमा कराएंगे, वो पोस्ट ऑफिस वहाँ तक जाएगा, वहाँ डिलीवर होगा, आपको पता नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ डिलीवर हुए हैं या डिलीवर नहीं हुए। आप कॉल करेंगे, फिर आप पूरा का पूरा प्रोसेस देखें, एक पूरे का पूरा एक प्रोसेस था, स्लो भी था, परेशानी का बायस भी था। इंटरनेट में देखें आप 5 मिनट्स के अंदर आप अमेरिकन या किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर दुनिया में आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करें, अपने फॉर्म्स डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड करें, पेमेंट प्रूफ लगाएं साथ एंड जस्ट सबमिट, उसी वक्त आपको एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी कि योर फॉर्म हैज़ बीन रिसीव्ड। तो देखें कितना आसान बना दिया आपने आपको एक इंटरनेट ने, टेक्नोलॉजी ने। तो सेम थिंग के बिजनेस के अंदर भी हमारे पास जो है इनोवेशन आई है। जो हमारे पास 2 चीज़ें हम इसमें डिस्कस करना चाहेंगे, वो हमारे पास है डायरेक्ट सेलिंग, फॉर एग्जांपल आपका टेली मार्केटिंग है कि ठीक है, डायरेक्ट मेल है, डायरेक्ट रिस्पांस है। टेली मार्केटिंग आपके पास ये है कि थ्रू टेलीविज़न आप देखें, आपके पास जो है आप जाते हैं टीवी पे, आप देखते हैं हमारे पास डिफरेंट कंपनीज अपने जो है वो प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रही होती हैं, उनका जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रोडक्ट की डिटेल्स, डिस्क्रिप्शंस, उसके बेनिफिट्स वो एक अच्छे तरीके से आपको बता रहा होता है। और पर्पज़ उसका क्या होता है कि आपके पास जो है लाइव कॉल ले लें, लाइव कॉल के ऊपर लेकर वो क्या करता है आपके प्रोजेक्ट की डिटेल्स बताकर आपको प्रोडक्ट क्या करते हैं वो मतलब सेल कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक जो है टेली मार्केटिंग है। डायरेक्ट मेल आप जो है ईमेल कर देते हैं या आप मतलब कि पोस्टल मेल के थ्रू जो है अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन जो है वो क्या करते हैं अपने कंज्यूमर तक जो है वो पहुँचाते हैं, जो भी आपका टारगेट क्लाइंट है उस तक आप क्या करते हैं वो आप पहुँचाते हैं। डायरेक्ट रिस्पॉन्स, बिजनेस रिप्लाई कार्ड, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हैं मैगजीन्स होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक जो हमारे पास होता है बिजनेस रिप्लाई कार्ड, हर इशू के एंड पर क्या करते हैं वो लगा देते हैं। आप जब भी एक प्रोडक्ट आया, आपने मैगजीन परचेज़ किया और एंड पे एक बिजनेस रिप्लाई कार्ड है, उसको आप फिल करते हैं और अपना रिस्पांस दे देते हैं जी। फॉर एग्जांपल एक तो रिस्पांस है, दूसरा कि अगर आप उसके मैगजीन के पिछले इश्यूज़ मंगवाना चाहते हैं तो वो भी आप मतलब उस बिजनेस कार्ड को फिल करके मतलब के जो है वो चीप रेट के ऊपर एक सस्ते वे में आप उसे ले सकते हैं। तो हमारे पास जो है डिफरेंट तरीके से वो बिजनेस कार्ड आप सबमिट कर दें दिखाने में और उसकी कॉस्ट भी आपको नहीं पड़ती और वो डायरेक्टली जो है इट विल बी पेड बाय द कंपनी जिसके पास वो कार्ड जा रहा है। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है डायरेक्ट सेलिंग का अपने प्रोडक्ट को। दूसरी बात हमारे पास कि ई कॉमर्स का हमने जो बेनिफिट डिस्कस किए और हमारे पास जो ग्लोबलाइजेशन पे इसका इम्पैक्ट है एक इंटरनेट का और बिजनेसेस के ऊपर या बिजनेसेस की जो एसेस है जो कस्टमर के हवाले से है उसके जो बेनिफिट जो हमने डिस्कस किए उसके अंदर जो हमारे पास एक जो ई कॉमर्स के जो फ़ायदे हैं वो है डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद सप्लायर। आप बैठे यहाँ पर हैं और आप किसी भी मुल्क के सप्लायर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपने अपने प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल ख़रीदना है, रॉ मटेरियल के लिए आप देख सकते हैं। एक तो आपके पास ये है कि डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आते हैं कि मैं किस कंट्री से परचेज़ करूँ, वेदर उस कंट्री की जो पॉलिसीज़ हैं
वो सपोर्टिव हैं या नहीं है। आप देखते हैं कि इस कंट्री जो है, इस कंट्री के अंदर मेरी पॉलिसी सपोर्टिव है और मुझे कॉस्ट भी कम पड़ रही है। सो यू हैव द डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द सप्लायर। इस तरह कस्टमर्स के साथ, जैसे मैंने बात की, आपका वेब पेज है और उसको जो है वो डायरेक्टली किसी भी जगह से, किसी भी मुल्क से जो है कोई भी बंदा आकर क्या कर सकता है, वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, वो एसेस कर सकता है। तो आपने इस चीज़ को देखना है कि आपके पास एक प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से ईजिली जो है वो कस्टमर तक हम पहुँचाएँ। आपकी जो वेबसाइट है उसकी विजिबिलिटी, उसके जो कंटेंट्स हैं उनकी अट्रैक्शन जो है वो कैसी है कि कस्टमर उसको अच्छे से अंडरस्टैंड भी करे और उसको जो है वो कर भी पाए। इस तरह पार्टनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है, शेयर होल्डर्स के बारे में आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन है आपके थ्रू इंटरनेट। क्लाइंट है आपके पास, क्लाइंट के साथ आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट प्रोडक्ट लेने के बाद आपको फीडबैक देते हैं ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम पर, और आप उसको डायरेक्टली ऑनलाइन ही रिप्लाई कर देते हो। तो ये हमारे पास एक और मेजर बेनिफिट है कि आप क्लाइंट को डायरेक्टली जो है वो इन टच रहते हैं क्लाइंट से। एंड कंपटीटर्स हु मे बी डिस्पर्स ग्लोबली, और आपको अपने कंपटीटर्स का सिर्फ ओरिजिन कंट्री का नहीं बल्कि जो ग्लोबली डिस्पर्स्ड हैं उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो हमारे पास ई कॉमर्स के बेनिफिट्स हैं, हम अगर एग्जांपल लें अपने फिजिकल स्टोर के, तो हम इसे देखते हैं ओवरऑल ज्योग्राफिकल लिमिटेशन। अगर आपकी एक शॉप है और आप उस दुकान को चला रहे हैं, मैं एक शॉप पाकिस्तान में किसी एरिया में खोलता हूँ, तो फिजिकली जहाँ पर वो शॉप है उसके इर्द गिर्द के कस्टमर ही उसे जो है वो आकर जो है वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ग्लोबली उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो हमारे पास जो है ओवरऑल ज्योग्राफिकल लिमिटेशन जो है उसको ओवरकम करता है ई कॉमर्स। आपने एक वेबसाइट बनाई और आपने अपने प्रोडक्ट रख दिया, पूरी दुनिया से लोग उसे परचेज कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिजिकल लिमिटेशन है, फिजिकल एग्जिस्टेंस जो है। आप शॉप ना भी बनाए, आप घर में कोई प्रोडक्ट रख लें और आप उसको ऑनलाइन पिक्चर्स लेकर डाल दें, तो आपके पास जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसकी जरूरत हमारे पास नहीं रहती। सेकेंड, गेन न्यू कस्टमर्स विद सर्च इन विजिबिलिटी। आप नए कस्टमर ढूंढ सकते हैं अपने सर्च इंजन के थ्रू। हमारे पास लोअर कॉस्ट है, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग की कॉस्ट आपके पास कम आती है। पर्सनल आपको HR हायर नहीं करने पड़ते, बल्कि आप अपने वेबसाइट मार्केटिंग के तहत ही आप अपना सारा काम जो है वो ईजी बना सकते हैं। लोकेट द प्रोडक्ट क्विकर। अगर आपके पास एक फिजिकल स्टोर है तो प्रोडक्ट जिस जगह स्टोर है वहीं से मिलेगा, लेकिन अगर ऑनलाइन वो अवेलेबल है तो आप उसे सर्च करें और आपको पता चल जाएगा कि इस मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसको हम मतलब ई कॉमर्स का हमारे पास एक बेनिफिट है। प्रोवाइड कंपैरिजन शॉपिंग। इससे पहले हमारे पास एलिमिनेट ट्रैवल टाइम एंड कॉस्ट। आपको ट्रैवल नहीं करना पड़ता, उसकी कॉस्ट बच जाती है, टाइम आपका बच जाता है। आप इंटरनेट में सिर्फ सर्च करें गूगल के ऊपर एंड यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। कोई ज़रूरत नहीं है आपके पास के टाइम हमारे पास जो है हम जाएँ उस चीज़ को फिजिकली देखें, ये सब कुछ आपके पास प्रोजेक्ट डिटेल, डिस्क्रिप्शन, हर चीज़, डिलीवरी कॉस्ट, आपको सब कुछ पता चल जाता है। प्रोवाइड कंपैरिजन शॉपिंग। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपने एक प्रोडक्ट गए फिजिकल स्टोर पे गए, जो चीज़ अवेलेबल है जिस कॉस्ट में है यू हैव टू बाय दैट। लेकिन इस केस में ये है कि हमारे पास जो है अब वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट प्रोडक्ट्स का कंपैरिजन देखते हैं, ये प्रोडक्ट ये है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स का आपके पास कंपैरिजन मिल जाता है आपको। तो आपके पास डिसीजन के लिए आपके पास अल्टरनेटिव्स आपको मिलते हैं। तो इन अल्टरनेटिव्स को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के लिए आप चीज़ों को फिर देखते हैं कि अच्छा ये प्रोडक्ट ले लूँ। तो ई कॉमर्स का ये भी एक बेनिफिट है। प्रोवाइड एबंडेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। हमारे पास क्रिएट अ टारगेटेड कम्युनिकेशन। फॉर एग्जांपल अमेज़ॉन को आप देखें, आपको चीज़ सर्च करें, आपको बुक देखें, वो बुक आपको ढूंढ कर देगा और उसके साथ आपको सजेशंस भी दे देगा कि अच्छा ये बुक है, इसके साथ की रेलेवेंट इसी टॉपिक पे ये बुक्स भी हैं। तो ये देखिए हमारे पास कितना आसान बना दिया कि ये प्रोडक्ट है, ये बुक है, शायद आप वो जो बुक देख रहे थे उसको छोड़कर आप दूसरी बुक्स, हाँ यार ये ज़्यादा अच्छी मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, तो आप वो चीज़ आप जो है वो बाय कर लेंगे। तो ये एक अमेज़ॉन है कि अमेज़ॉन जो है कस्टमर को अपने वो बेनिफिट देता है। रिमेन ऑल द टाइम ओपन 24 आवर्स 7 डेज अ वीक एंड 365 डेज इन ईयर, पूरे आपके पास वो अवेलेबल है। हम लेक्चर की समरी के ऊपर बात करते हैं। आज हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो है नेचर ऑफ बिजनेस क्या होती है, फिर हमने बात किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटजिक प्लानिंग में हमने अपने स्ट्रेटजिक टूल्स डिस्कस किए। हमने दो चीज़ें डिस्कस की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल इस हमारे पास ग्लोबलाइजेशन है और सेकंड हमारे पास है ई कॉमर्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो चीज़ कवर करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इन द बिजनेस स्ट्रेटजी एंड पॉलिसीज़। इसके बाद हम डायरेक्टली अपने दूसरे टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे। बट वंस यू आर क्लियर विद द टर्मिनोलॉजीज, फिर आपके पास बात को समझना एक आसान होगा। हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास स्ट्रेटजिस्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होते हैं, पॉलिसीज़ क्या होते हैं,
ये सारी चीज़ें आपके लिए आसानी बना देंगी कि आप जब वो लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो आप नेक्स्ट में उसको ईजी तरीके से समझ सकें। फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे हमारे पास इंट्यूशन एंड एनालिसिस। इंट्यूशन क्या चीज़ होती है, एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, पिलर्स ऑफ इंट्यूशन हमारे पास क्या होते हैं, और बेनिफिट्स ऑफ इंट्यूशन इन डिसीजन मेकिंग। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर के लिए थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है अपने नेक्स्ट जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक डिस्कस किए गए काइंडली इन्हें आप प्रॉपरली पढ़ें, बुक से हेल्प लें, अपने ट्यूटर से डिस्कस करें, एंड विश यू गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।